ससुराल का चौकीदार। दीनानाथ के ऊपर आज बड़ा कठिन समय आ गया था। उसकी जीवन संगिनी, प्राणों से भी प्यारी पत्नी उषा ईश्वर को प्यारी हो गई थी। कहते हैं स्त्री का पति चला जाए तो वो फिर भी बेटे बहुओं, पोते पोतियों में घुल मिलकर जीवन बिता लेती है, लेकिन अगर वृद्धावस्था में पहले पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति के लिए बचा हुआ जीवन पहाड़ सा विशाल हो जाता है। उषा के जाने के बाद दीनानाथ ने जाना कि उसके जीवन का आधार तो उषा ही थी। सुबह उठकर भाग्यवान चाय बना दो से शुरू होने वाली उसकी दिनचर्या रात को उषा के हाथ से गर्म दूध पीने के बाद ही समाप्त होती थी। तुम क्या चली गई भाग्यवान, जैसे मेरे जीवन की सुगंध ही चली गई। अब मैं चाहे जहाँ जाऊँ, चाहे जो भी कर लूँ, निरस्ता मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि तुम मेरे लिए क्या थी। अरे जीते जी तो मैं ना कह सका, लेकिन अब कहना चाहता हूँ कि हाँ, बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अकेले अपना समय काट पाना दीनानाथ जी के लिए और भी कठिन होता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि दीनानाथ का इस दुनिया में कोई नहीं था। 2 बेटे थे, दोनों की पत्नियां थीं और दोनों बेटे रोहित और साहिल के मिलाकर कुल 4 बच्चे भी थे। लेकिन इतना बड़ा परिवार होने पर भी वो गांव के अपने पुराने खानदानी मकान में अकेले रह रहे थे। एक दिन वो पत्नी की अलमारी साफ कर रहे थे, तभी उन्हें पत्नी के हाथों से लिखी एक चिट्ठी मिलती है। मैं जानती हूँ अगर ये चिट्ठी आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, क्योंकि बुढ़ऊ, मेरे जीते जी तो तुम कभी मेरी अलमारी साफ करने से रहे। तुम्हें तो बस पूरा दिन उषा उषा चिल्लाना आता है, एक काम खुद से उठकर नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, मैं जानती हूँ मेरे अस्थमा के कारण आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। ना दोस्तों के साथ मिलजुल पाते हो, ना खुलकर एंजॉय कर पाते हो। और ऐसा नहीं कि मैं समझती नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। देखो, जैसे मेरी बीमारी धीरे धीरे मुझे जकड़ रही है, लगता है अब ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। मेरे जाने के बाद खुलकर अपना जीवन जीना। मेरी याद में रो रो कर अपनी आंखें काली मत करना। तुमने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया है, हर सुख दुख में मेरा साथ निभाया। अब जीवन मरण पर किसी का जोर तो चलता नहीं, इसलिए दुख से बाहर निकलो और अपने आगे के जीवन की सुध लो। देखो, किसी पर बोझ न बनना, जिंदा दिली से अपना जीवन जीना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से समय समय पर मिलते रहना। मुझे पता है इस बुढ़िया को भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करोगे तो कर पाओगे। और एक बात, अब इस लोक में मुझे कुछ बरस चैन से जीने देना, यहाँ आने की जल्दबाजी मत करना। पत्नी की चिट्ठी पढ़ने के बाद दीनानाथ फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ देर बाद जब थोड़ा सामान्य होते हैं तो धीरे से अपनी आंखें साफ करते हैं और चश्मा उतारकर साइड में रख देते हैं। तुम ठीक कहती थी भाग्यवान, सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने से तो बचा हुआ जीवन नहीं बीतेगा। मुझे खुद को संभालना ही होगा, फिर तुम तो हो ही हर कदम पर मेरे साथ। दीनानाथ ने अपना बाकी का जीवन जिंदा दिली से जीने का मन बना लिया था कि अचानक उसके दोनों बेटे उसके यहाँ आ पहुँचते हैं। बाबूजी, माँ के जाने के बाद आप यहाँ बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब हमें आपकी बहुत चिंता रहती है, कैसे खाना बनाते होंगे, कैसे घर के बाकी काम करते होंगे। अकेले में आपको बहुत असुविधा होती होगी, इसलिए हम दोनों ने सोच लिया है कि अब आप हमारे साथ चल रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं पर ठीक हूँ और यहाँ पर तुम्हारी माँ की यादें हैं, इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अरे बाबूजी, माँ की यादें तो हर जगह है, लेकिन अब हम आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते। अब आपको अपनी जिद छोड़नी होगी और हमारे साथ चलना ही होगा। बेटों की जिद के आगे दीनानाथ की एक नहीं चलती और वो बेमन से ही सही लेकिन बेटों के यहाँ आकर रहने लगते हैं। अरे बाबूजी, आ गए आप? देखिए, मैंने ही कहा मन्नू के पापा को कि देखिए जी, बहुत हो गया, माँ के बिना बाबूजी कैसे रह पाएंगे। अब आप लोग जाइए और उन्हें लेकर आइए। आप ठीक तो है ना बाबूजी? मैं ठीक हूँ बहू, मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, अभी उतना बूढ़ा नहीं हुआ है तुम्हारा बाप। और बेटा, अपने मन पर बोझ रखना छोड़ दो, अपना ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। अरे बाबूजी, हमारे रहते आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो अब बस सुकून की 2 रोटी खाओ, और आपका ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं ना। आप अपना ख्याल खुद क्यों रखेंगे? दोनों बेटों और बहू का प्यार देखकर दीनानाथ मन ही मन बड़े खुश थे।
धीरे धीरे समय बीतता है और दीनानाथ को मिलने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट में अंतर आने लगता है। सुबह के समय, अरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? बेटा शहर के लिए जा रहा था। क्या बात है, क्यों पूछ रही हो? बाबूजी आप ही देखो कितना काम है मेरे पास पूरे दिन में, और आपके बेटे वो तो अपने ऑफिस के लिए समय से तैयार ही नहीं हो पाते। अभी आप रहने दीजिए, आधे घंटे के बाद मन्नू और मिली को लेकर चले जाइएगा। आपकी सैर भी हो जाएगी और बच्चे स्कूल बस तक भी पहुंच जाएंगे। बहू, बच्चों के स्कूल के टाइम तक तो बाहर धूप हो जाती है, फिर घूमने का मौका कहाँ मिलेगा? अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, आप घर के सदस्य हैं तो मदद के लिए मैं किसी बाहर वाले से तो कहूँगी नहीं। आप बैठ जाइए, बच्चे रेडी होकर आते होंगे। अब आप ही बताइए, आपका फिजूल में सड़कों पर टहलना ज़्यादा ज़रूरी है या बच्चों को स्कूल पहुंचाना? ससुर की इच्छा और उनका जवाब सुने बिना ही छोटी बहू जाकर अपना काम करने लगती है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? इतनी धूप हो जाती है 8 बजे तक। अब इस धूप में घूमूंगा तो बीमार ही पड़ जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, अब अगर बहू की यही इच्छा है तो यही सही। अगले दिन, बाबूजी ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप दोनों बहुओं में ऐसे मेर तेर करेंगे। अरे आपको मान सम्मान देने में हमने कोई कसर छोड़ी है क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बाबूजी सुबह आप छोटी के बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं। ये तो गलत बात है ना। आप क्या रुचि और दीपक के दादा नहीं है? उनका आप पर अधिकार नहीं है? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, कल से मैं तुम्हारे बच्चों को भी छोड़ दिया करूँगा। आप खुश? हाँ बाबूजी, बहुत खुश। दोनों बहुओं ने अपने अपने बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने की सारी जिम्मेदारी बाबूजी पर ही डाल दी थी, जिसके कारण अब दीनानाथ जी सुबह शाम की सैर के लिए नहीं जा पाते थे, क्योंकि शाम को दोनों बहुएं जिम के लिए जाती थी और उसी समय बच्चों को पढ़ाने ट्यूटर घर आता था। अब दोनों बहुओं की यही इच्छा थी कि जिस समय वो लोग बाहर रहे तब बाबूजी घर और बच्चों का ख्याल रखे। बाबूजी वैसे तो मैं जानती हूँ आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आराम से घर में रहना है ताकि बच्चे घर में अकेला ना फील करें। टीचर आएगा और बच्चों को पढ़ाएगा, बस आप ना घर पर रहकर उनका ख्याल रखना। बेटा लेकिन मैं तो शाम की सैर के लिए जा रहा था। अरे बाबूजी अब इस उम्र में कितना टहल पाते होंगे आप? 2-4 राउंड अपने कमरे में ही लगा लिया करो, बस हो गई सैर। हाँ, आपको कौन सी बॉडी बनानी है? वैसे भी इस उम्र में ना ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना ठीक नहीं होता। दोनों बहुओं ने ससुर की बात को हंसी में उड़ा दिया था और खुद बाहर जिम के लिए निकल गई थी। पीछे घर में मन मार कर बच्चों की देखभाल के लिए दीनानाथ बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। बहू, 2 से ऊपर समय हो गया है। अगर खाना बन गया हो तो मेरा खाना लगा दो बेटा, मुझे ज़रा समय से खाना खाने की आदत है। सब्जी बनाकर रखी है मैंने, थोड़े से चावल उबालकर अपना खाना लगा लीजिए। कितनी मेहनत लगती है चावल बनाने में, और आप देख रहे हैं ना मैं भी सुबह से काम में लगी हुई हूँ। बहू को इस तरह से बात करता देख दीनानाथ चुपचाप रसोई में जाकर अपने लिए 2 रोटी बनाने लगते हैं। एक तो पूरा दिन इस घर में ही कैद होकर बीत जाता है, ऊपर से इस मोबाइल को जाने क्या हो गया है। आजकल शर्मा और गुप्ता किसी का नंबर ही नहीं लगता। पहले तो कितने मैसेज आते थे, आजकल कोई मैसेज भी नहीं करता। मैंने अपना घर क्या छोड़ा, ऐसा लगता है जानने वालों ने मुझे छोड़ दिया। इतना अकेला तो मैं उषा के जाने के बाद भी महसूस नहीं कर रहा था जितना यहाँ आने के बाद कर रहा हूँ। बेटे बहू सब अपने जीवन में व्यस्त है और मैं बस कैद सा होकर रह गया हूँ इनके इस घर में। दीनानाथ अभी अपनी सोच में गुम थे कि तभी दोनों बहुएं सज सवर कर दरवाजे पर तैयार खड़ी दिखाई देती हैं। बाबूजी आज हम चारों ज़रा कहीं काम से जा रहे हैं, आपका खाना बनाकर रख दिया है। अब हम लोग रात तक ही लौटेंगे, और हाँ चारों बच्चों को समय से जाकर लेते आइएगा। मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, इनके स्कूल से लौटने पर पिज़्ज़ा वाला ऑर्डर दे जाएगा। बच्चों के एग्ज़ाम है, वो अंदर बैठकर पढ़ाई करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, बस घर का ख्याल रखिएगा। दीनानाथ कुछ जवाब देता उससे पहले दोनों बहुएं अपनी साड़ी की प्लेट्स जमाती हुई घर से बाहर निकल गई थी। मैं तो 1 कप चाय पीना चाह रहा था और ये अभी से मेरे लिए लंच डिनर सब बना कर निकल गई। चलो ये भी ठीक है, अभी तो नाश्ता भी नहीं किया, पहले फल खाकर नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ते के बाद दीनानाथ ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक कटोरी में पतली सी दाल और 3 फुलके रखे हुए थे। इतना खाना बनाने में कितना समय लगा होगा बेचारे को, थकान हुई होगी सो अलग। इससे अच्छा ना ही बनाती। जैसे फल फूल खाकर मैंने नाश्ता किया वैसे ही लंच भी कर लेता।
दीनानाथ की आंखों में उषा की तस्वीर तैर गई और उसी के साथ उसकी आंखें नम हो गई। आपको कहा ना बैठिए, अभी सब्जी बनाकर लाती हूँ। जानती हूँ सिर्फ दाल से आप रोटी नहीं खा पाते। भगवान, तेरी तबीयत सही नहीं है, मैं खा लूँगा, तुम छोड़ो ये सब। अब आपके लिए 2 आलू ना छोंक सकूं, इतनी बीमार नहीं हूं मैं। 2 रोटी खाते हो, मन से ना खाओ तो क्या फायदा है? अच्छा हुआ कि ये सब देखने से पहले तू चली गई। जिस बूढ़े को बिगाड़ा था तूने गर्मा गर्म खाना खिलाकर, आज उसे बहू ऐसा रूखा सूखा खिलाकर सुधार रही है। तू चाहती थी कि मैं अपना जीवन खुलकर जीऊं, अपने दोस्तों से मिलूं, बाहर घूमने जाऊं, लेकिन देख तो कैसे चौकीदार बना दिया तेरे बेटों ने मुझे इस घर का। एक वफादार वॉचमैन की तरह बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। बदले में ये पानी जैसी दाल और 2 रोटी मिल जाती है। खैर, बेटों से क्या गिला करना, तेरे जाने के बाद तो सारी दुनिया ने किनारा कर लिया मुझसे। पता नहीं किसी का नंबर लगता ही नहीं, ना कोई कॉल करके मेरा हाल चाल पूछता है। ऐसा लगता है सारी दुनिया के लिए मैं हूं ही नहीं। तेरे जाने के बाद मुझे भी मरा हुआ ही मान लिया सबने। दीनानाथ बैठे अपने कमरे में पत्नी की तस्वीर से बातें कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन बजता है। हेलो, कौन? अरे दीनानाथ जी, कहाँ हैं आप? अरे भैया, आपका नंबर ही नहीं लगता। हम तो थक गए आपको फ़ोन मिलाते मिलाते। पहले तो आप कहते थे अब उषा चली गई, अब आप लोगों के सहारे ही जीवन पार होगा, और फिर अपनी मंडली को छोड़कर कहाँ चल दिए? अरे मैं कहाँ जाऊंगा भाई साहब, बेटे आकर जिद करने लगे कि अब मैं उनके साथ रहूं, तो यहाँ चला आया। लेकिन फ़ोन वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही। मैं तो खुद आप सभी का फ़ोन लगा कर थक गया, लेकिन लग ही नहीं रहा था। उसका मतलब मेरा शक सही था। आपके जाने के बाद एक दिन मैंने फ़ोन किया था और फ़ोन आपके बेटे ने उठाया था। मैंने बात कराने को कहा तो बोला पापा अभी गहरे दुख में है, किसी से बात करना नहीं चाहते। बेटे की बात सुनकर मुझे चिंता हुई, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अपना एड्रेस भेज दो, मैं उनसे मिलने आ जाता हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। आप यकीन नहीं करेंगे दीनानाथ जी, आपके बेटे ने कहा नहीं माफ़ कीजिए अंकल, अभी तो पापा किसी से भी मिलने के लिए मना कर रहे हैं। जब उन्हें अच्छा लगेगा तो वो खुद आपको कॉल कर देंगे। इतना कहकर आपके बेटे ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने सैकड़ों बार आपका नंबर मिलाया, लेकिन लगा ही नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि शायद आपके बेटे ने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। इसीलिए मैंने बाकी दोस्तों से कहकर आपको फ़ोन लगवाया, लेकिन सबके साथ वही परेशानी, किसी का भी फ़ोन लगने को तैयार ही नहीं था। पिछले सप्ताह हम सभी दोस्तों ने मिलकर उज्जैन जाने का प्रोग्राम बनाया, तो एक बार फिर आपकी याद आ गई। मैंने आपका टिकट भी करा लिया और आज अपने बेटे के नंबर से आपको कॉल कर रहा हूँ। और देखिए, नया नंबर था इसलिए आपका कॉल लग भी गया। हरीश की बातें सुनकर दीनानाथ को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके अपने बेटे उसके साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं, वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आज आपने मेरी आंखों पर लगा पर्दा हटा दिया। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बहुत सुख से जी रहा हूँ। बेटे बहू मुझे अपने साथ शहर क्यों लाए, अचानक उनको क्यों मेरी चिंता सताने लगी, अब मुझे सब साफ साफ समझ में आ रहा है। शहर में बच्चों को देखने के लिए आया रखो तो वो भी 10-15 हज़ार रुपये लेती है। फिर बाबूजी तो है ही, करना क्या है, 2 रूखी सूखी रोटी खिलाओ और बदले में मुफ्त की घर की चौकीदारी कराओ। मेरा कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है बहुओं ने, और 4 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी है। 4 पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर कभी शॉपिंग तो कभी मूवी तो कभी पार्टीज करते घूमते हैं, और मैं घर में उनके बच्चों की देखभाल करता हूँ। कहीं अपनी नौकरी से ये चौकीदार छुट्टी ना ले ले, इसलिए मेरे सुपुत्रों ने आप सबका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ठीक है, आप फिक्र मत करिए, अब मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं कल ही अपने घर वापस आ रहा हूँ और मैं इस ट्रिप पर आपके साथ ज़रूर चलूँगा। मेरी तरफ से हाँ है। दोस्त के साथ लंबी बातचीत करने के बाद दीनानाथ अपना फ़ोन खोलकर उसकी सेटिंग्स चेक करता है, तो देखता है कि उसके फ़ोन से सारे जानने वाले के नंबर ब्लॉक किए हुए थे। दीनानाथ अपने कमरे में जाता है और जाकर अपना सामान बांधने लगता है। कुछ देर के बाद दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ घर में घुसते हैं। अब तुम लोग आ ही गए हो तो संभाल लो अपने घर की जिम्मेदारी। पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा,
मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहा हूँ। घर में ऐसे पड़े पड़े मन नहीं लगता। दोस्तों के साथ घूमूंगा फिरूंगा, दुनिया देखूंगा तो मन बहल जाएगा। अरे बाबूजी, ये उम्र घर में बैठकर राम राम करने की है। आपकी उम्र रह गई है क्या आप घूमने फिरने की? और क्या ज़रूरत है फिजूल खर्ची करने की? आजकल कितनी महंगाई है, कितनी मुश्किल से हम लोग घर चला रहे हैं, हम ही जानते हैं। हाँ, तुम कितनी मुश्किल में हो वो तो मैं जानता ही हूँ बहू। सप्ताह में 2 बार तुम लोग बाहर घूमने फिरने जाते हो, किटी करती हो, हर तीसरे दिन कपड़े के पार्सल आ रहे हैं। खैर, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारा जीवन है, तुम कमा रहे हो, जैसे चाहे खर्च करो। लेकिन बेटा, मुझे टोकने की गलती मत करना। क्यों बाबूजी, हम नहीं टोकेंगे तो और कौन टोकेगा? कल को कोई बात हो जाएगी तो हमें ही तो इलाज में पैसा लगाना पड़ेगा। आपके पास टूर करने के लिए पैसे कहाँ से आए, पहले ये बताइए। बेटा, बुढ़ापे में तुम्हारे जैसे बच्चों पर बोझ ना बनना पड़े, इसलिए सरकार से मुझे पेंशन मिलती है। वही पेंशन जिसे हर महीने कुछ न कुछ बहाना करके तुम लोग मुझसे ले लेते हो। फिर भी अपनी तनख्वाह से बचाकर अपने खाते में कुछ रुपए रखे हैं मैंने। नहीं बाबूजी, हमने कह दिया ना कि आप कहीं नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है और आपको भी घर के नियम के अनुसार ही रहना होगा। अरे पेंशन दे दी तो क्या हुआ? आपके ऊपर हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं महीने में, जानते भी हैं। अच्छा हुआ बेटा, सच तुम्हारी जुबान पर आ गया। मैं तुम्हें कहने ही वाला था कि ट्रिप से लौटकर मैं अपने घर ही जाऊंगा। तुम्हारा खर्च बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आऊँगा। और हाँ बहू, मैं तो जा रहा हूँ। घर के लिए कोई अच्छा सा चौकीदार ढूंढ लेना। कहा था ना, इनका फ़ोन ही ले लो इनसे। ना फ़ोन होता ना ये दिन देखने को मिलता। आपसे कहा था ब्लॉक करो इनके सारे कांटेक्ट को। अरे भाग्यवान, मैंने तो सारे कांटेक्ट ब्लॉक कर दिए थे। पता नहीं किसने फ़ोन करके बाबूजी के कान भर दिए। बेटा, मेरे कान किसी ने नहीं भरे। हाँ, लेकिन मेरी आंखें ज़रूर खोल दी हैं। अब मुझे तुम्हारी माँ के खत में लिखी उस लाइन का मतलब समझ में आया, जहाँ उसने लिखा था, किसी पर निर्भर मत रहना, खुश रहना और अपने अधूरे सपने पूरे करना। पेंशन के पैसे बचाने के बजाय उन रुपयों से सुविधा खरीदकर अपना जीवन सुकून से जीना। तुम्हारी माँ तुम दोनों को पहले से ही बहुत अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए मुझे अकेले रहने को कह कर गई है। मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरी उषा की यादें हैं। अपनी उषा के पास ही रहूँगा। कोशिश यही रहेगी कि फिर तुम्हारे पास लौटना ना पड़े। बाबूजी बैग उठाकर वापस लौट गए थे।